बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद ख़ान। आप और हम इकट्ठे हैं डिजिटल मीडिया की दुनिया के अंदर। आज का वीलॉग हम स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन की हैसियत से करेंगे और इस वीलॉग के अंदर हम रिएक्शन देंगे, एनालिसिस करेंगे और स्टडी करने की कोशिश करेंगे जनाब मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़हनीत को। एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो ये कि कम्युनिकेशन जहाँ बहुत बहुत बड़ी ताकत है इंसान के लिए, जिसके ज़रिए वो अपने नुक्ता नज़र को बयान करता है, इसी कम्युनिकेशन के ज़रिए इंसान अपने आप को एक्सपोज भी कर देता है और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ साथ अपने कमज़ोर पॉइंट्स को भी दुनिया के सामने ले आता है। काकड़ साहब का जो लेबॉर्ट्री हम करने जा रहे हैं इंटरव्यू, ये उन्होंने हबीब अकरम के साथ सुनो टीवी के ऊपर दिया और इससे इंटरव्यू के अंदर उनसे बहुत सारे सवालात किए गए जिसका रद्द अमल में उन्होंने अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया। काकड़ साहब की ज़हानत और फतानत और इल्म की जो तमाम तर एक्सट्रीम है वो किसी न किसी हवाले से सियासी जमातों को ही भुनने में लगी हुई है। और इस इंटरव्यू में अगर ये कहा जाए कि काकड़ साहब वखाई सजी और मारी खबी है मुतअद्दिद बार, जो कि आप ख़ुद मुलाहजा करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं पहले क्लिप की जानिब और काकड़ साहब का पहला क्लिप मुलाहजा कीजिए। एक दूसरे बहरान की तरफ चले जाते हैं, कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। आपको कोई वे आउट नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, वे आउट तो मेरे ख्याल में एक लास्ट फेज़ की बात होगी। उससे पहले जिस बहरान की तरफ और बहरान दर बहरान की तरफ आप इशारा कर रही हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये पैदा क्यों हो रहे हैं। ये एक फेल्योर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल क्लास में अमूमी तौर पर। और आजकल मैं समझ रहा हूँ कि खुसूसी तौर पर पीटीआई जो है ना, वो बार बार साबित कर रही है कि हमारे यहाँ जो एक सिविल सुप्रीमेसी का ख्वाब था, हमारे यहाँ जो लोग डेमोक्रेसी और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के रेट्रिक्स या स्लोगन्स को लेकर आम मासेस के पास चलते थे और बहुत सारे लोग जेन्युइनली मुख्तलिफ औकात में उस पर यकीन करके उनके पीछे खड़े भी होते थे, वो बार बार यासियत का और मायूसी का शिकार हो रहे हैं। और उसकी मेरी नज़र में बड़ी ऑब्वियस रीजंस है। एक तो दो अप्रोचेस मेरे ख्याल में जब इस मसले की तरफ हम बढ़ते हैं तो मेरी नज़र में आता है। एक, अमूमी तौर पे हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि जो बाकी मानदा स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं सिविल सुपरमेसी में, दे ट्राई टू अप्रोच एंड ट्राई टू कॉन्कर देम, वो उसको फतह करने की नीयत से चल पड़ते हैं। और चूंकि इनके पास पॉलिटिकल कैडर ऑर्गेनाइज नहीं होता, पॉलिटिकल विजन इनके लोगों में, कैडर में उस अंदाज पे न यकीन होता है न क्लैरिटी होती है, तो इस कमज़ोर साजो सामान के साथ जब ये दूसरा सवाल उनसे हुआ है इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन पे मौसूफ फरमाते हैं कि अगर तो नॉर्मल सियासी सूरत हाल हो तो इलेक्शन होना चाहिए और अगर अब नॉर्मल सूरत हाल आप क्रिएट कर दें तो फिर इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। कौन कह रहा है? हमारे निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कुछ अरसा पहले दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में। मुलाहिज़ा आप कीजिए और ये भी जानने की कोशिश कीजिए। काकड़ साहब कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई ने अब नॉर्मल सूरत हाल क्रिएट की है, लेकिन किसने क्रिएट की है ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए दुनिया में एक राइज तरीका है कि इलेक्शन की तरफ चले जाए, इलेक्ट्रेट जो कहे उस तरफ उसकी बात माने, मकबूल हुक्मरानों को हुकूमत, मकबूल लोगों को हुकूमत दी जाए और फिर आगे मामला को चलाया जाए। देखें, आपने पोलराइजेशन, मैं ये नहीं कहता हूं, ये अमूमी तौर पे जो नॉर्मल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होती है उसमें ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, एबनॉर्मल सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जाते हैं। इस वक्त क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटी है या जो उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड या रवैया है, अगर वो नॉर्मल है तो उसका आउटकम वही होगा जो आप फरमा रहे हैं। और अगर वो नॉर्मलिटी की तरफ नहीं है, जो मेरी नजर में या मेरी राय में कतन नहीं है, तो शायद बदकिस्मती से इवन इलेक्शन भी आपको स्टेबिलिटी की तरफ ना लेकर एक डबल्स एडवोकेट के तौर पे अगर हम इसको यूं देखें कि एक जमात को अगर दीवार के साथ लगाया जाएगा तो जाहिर है वो थोड़ी डेवलिश हो जाए, वो शायद उसके ख्यालात में तब्दीली आ जाए, वो एक नई नुक्ता नज़र की हामिल हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम करें? देखें, जितना भी आपको दीवार के साथ बकौले उसके लगाया गया है या लगाया जा रहा है, इस किस्म के इल्जामात उनके मुखालिफिन देते हैं कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटेशन रियासत की जानिब से दी गई है। तो जब आप उसको वे करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि शायद कोई ऐसा सख्त रवैया अभी तक हो सकता है, अभी भी उनके जितने हमायती हैं वो ये समझते हों कि कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट साइड से उठे हैं जिनको जो क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, लेकिन वो इस हद तक शायद नहीं गए हैं जहां आप रियासत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देना शुरू कर दें, उसके वजूद को चैलेंज करना शुरू कर दें। दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। इस रवैये पे रियासत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करते हैं काकड़ साहब। किसने दिया रियासत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट? किसने मुसल्लह जद्दोजहद की? किसने ऐसी प्रपोजिशन बनाई? साबिक हुकूमत को गिराने के बाद से लेके उसके बाद फिर
25 मई हुआ, फिर आपने सारा मार्च देखा, अप्रैल देखा, मई देखा, ज़िले शाह कत्ल हुआ, घरों के अंदर घुस के औरतों को उठा के ले गए, औरतें आज भी जेल में बंद हैं, 10,000 आपके पॉलिटिकल वर्कर। अभी काकड़ साहब कौन सी, मतलब इसके बावजूद भी इलेक्शन मांग रहे हैं, तो आप इलेक्शन भी नहीं आपने देना। क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि ज़्यादा या कम हर सियासी जमात रियासती इदारों को एग्जिस्टेंशनल थ्रेट देती रही है। अब ये एग्जिस्टेंशनल थ्रेट क्या है, ये डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि रियासती इदारों के वजूद को थ्रेट करती रही हैं। अच्छा, अब वो फरमाते हैं, उसके आगे फरमाते हैं कि अब सियासी जमातों को, लीडरों को ये सोच लेना चाहिए कि ये रवैया नहीं एक्सेप्ट होगा। यानी कि अगर रियासती इदारे जमहूरी सिस्टम को एग्जिस्टेंशनल थ्रेट देने के साथ उनको मलियामेट भी करके रख दें, मसल के भी रख दें, तो आपने ऐसी बातें नहीं करनी। अगला सवाल, अगला क्लिप मुलाजा कीजिए। वो कहते हैं सियासी सवाल ये है कि सियासी सूरत हाल में कौन कन्वीनियर का काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट या इस्टेब्लिशमेंट। जिसके जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तो मुंह पे पहले इधर से एक लगाई, फिर इधर से एक लगाई, और एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, जो कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने का था, उसको सही करार दिया, और पंजाब हुकूमत को घर भेजने के फ़ैसले को उन्होंने गलत करार दिया। लत्ते लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के। मुलाजा कीजिए वो क्या फरमाते हैं। कि अब यहां पर जहां पे हम खड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कन्वीनिंग पावर किसी के पास नहीं है? कोई ऐसा शख्स शायद अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द आइल ऐसा शख्स नहीं है जो बिठा सके सबको, जैसे नवाब रसूलुल्लाह खान बिठा सकते थे, जैसे एक जमाने में चौधरी शुजात एक्टिव थे तो वो बिठा सकते थे। क्या अब इसमें आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आए या खुद एस्टैब्लिशमेंट अपनी कन्वीनिंग पावर को इस्तेमाल करें, उन सबको साथ बिठाए? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुसूसी तौर पे बदकिस्मती से जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके साथ उनके ऑनरेबल कुछ कॉलीग्स हैं, उन्होंने तो इतनी पार्टिजन अप्रोच के तहत एक पोजीशन ले ली है कि शायद अब उनकी बहुत सारी चीज़ें गुड इंटेंशन के साथ भी क्वेश्चन हो जाती हैं, और वो मैं समझता हूँ शायद इसके जिम्मेदार भी खुद हैं, इसको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपनी इस्तेमाल। आप ये कह रहे हैं कि एक दर्जे में अदालत में जो कुछ हुआ दरअसल वो भी इस क्राइसिस को ज़्यादा बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ, 63A की जो इंटरप्रिटेशन थी, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से ज़्यादा री रिटन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अटेम्प्ट थी, जो कि कतअन किसी भी जुडिशरी का दुनिया में इख्तियार नहीं है। जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक्सपर्ट हैं, आई एम नॉट अ लॉयर, वो इस बात को मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन शायद ही दुनिया में कहीं इसकी नज़ीर मिलती हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसको एज अ प्रेसिडेंट जूरिस्प्रूडेंस में कहीं पे भी कोई भी इस्तेमाल करने की जुडिशल एम्बैरेसमेंट से बचते हुए कर पाएगा। आपको नहीं लगता कि ये बहरान जो है ये बेसिकली पिछले साल अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ? देखें, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब पहला सुओ मोटो नोटिस उन्होंने लिया, जुडिशरी की यही उनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। देखें, आईन ने कहा है कि हुकूमतें आएंगी और जाएंगी एक मखसूस तरीक़ेकार के तहत। पार्लियामेंट का एक स्टेंट होगा 5 साल के लिए, और उसके तहत एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई, और उसके नतीजे में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो अनडू हुई और एक नई हुकूमत की तश्कील हुई। ये मुकम्मल आईनी तरीक़ाकार था जो वजह था, और उसको उस वक्त की हुकूमत उसमें रुकावट डाल रही थी और चाह रही थी कि उसको थॉट किया जाए, उसको रोका जाए, उसमें इम्पीचमेंट का सामना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उसको फैसिलिटेट किया कि इसको अलाउ किया जाए, इसको होने दिया जाए, उसका आउटकम जो भी हो। यही काम अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब असेंबली में आता और उस वक्त की हुकूमत उसको रोकने की कोशिश करती, तो दोबारा इसी अंदाज में कोर्ट्स कर सकती थी। लेकिन उन्होंने वोट्स काउंट होंगे, किसके हक में होंगे, उनको क्या रेमेडी मिलेगी, ये जो इजाफी चीजें की, उस वजह से मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी रेपुटेशन को एट स्टेक किया और री रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को जो करना था उसके जानिब हो गए। तो इसलिए दोनों में फर्क। काकड़ साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और ये कहने वाले कई बड़े लोग हैं। मतलब अगले दिन मैं देख रहा था कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अपनी एक गुफ्तगू में कह रहे थे, जो अपने हल्के में, मैंने फेसबुक पे उनका क्लिप देखा, कि वो बता रहे थे अपने लोगों को कि ये इस वक्त जो क्राइसिस है 1971 से बड़ा क्राइसिस है। हालांकि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, उनका ताल्लुक पीएमएलएन से भी नहीं है, रहा जरूर है। ये बताइए, आप भी इसको इसी एंगल से देखते हैं कि ये 1971 से बड़ा क्राइसिस है इस वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं? नहीं जी, मैं तो रिस्पेक्टफुली इससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। ये बहुत सारे लोगों का मैं समझता हूँ जो समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटी में यहाँ की मिलिट्री का ओवरवेल्म्ड रोल है, तो वो समझ रहे हैं कि शायद वो एक ऐसा मौका आ गया है कि उसको डिटर्मिन करके इसको रिवर्स किया जा सकता है। इसलिए वो बार बार हमें जो है ना 1971 के सिंड्रोम की तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पे एक यूनिफॉर्म ईस्ट पाकिस्तान की सूरत में बंगाली पॉपुलेशन थी, जो कि एक लीडर के पीछे 98% ऑफ द बंगालीज वर यूनाइटेड, और वो प्रोविंशियल राइट्स के नाम
سے انیشیٹ کرتے ہوئے آؤٹ رائٹ انڈیپینڈنس کی طرف گئے. یہاں کی جو آپ کی جو فالٹ لائن ہے, آج بھی 55% پاکستانی ہو سکتے ہیں, پاکستانی میں کہہ رہا ہوں, پنجابی میں نہیں کہہ رہا, وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں, لیکن جو 45% پاکستانی ہیں وہ اب بھی اینٹی پی ٹی آئی کیمپ میں مختلف دھڑوں میں مختلف سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس طرح کا کرائسس نہیں ہے, قطعا نہیں ہے میری نظر میں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک نان فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ کی طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اس سے جتنا جلد ہم ریکور کر لیں اور ریاست کو اپنی فنکشنالٹی کی طرف واپس لے جائیں اتنے بہتر. حبیب اکرم سوال کرتے ہیں کہ سسٹم میں بہت غصہ ہے, تو کاکڑ صاحب اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں؟ سسٹم کی تعریفیں کرنے میں, سسٹم کی ستائش کرنے میں, سسٹم کے بڑے دل کا مظاہرہ کرنے میں, یعنی کہ سسٹم آپ سمجھ ہی رہے ہیں کیا, کس سسٹم کا مطلب کیا ہے. ابھی 2-3 اور کلپس اور ہیں, ویڈیو کا دورانیہ بڑھ جائے گا, اس لیے اس کو 2 پارٹس میں کر لیتے ہیں. پہلا پارٹ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور دوسرا پارٹ شروع کریں گے. اس کے اندر باقی کی 2-3 جتنی کلپس ہیں ان کو ایڈ اپ کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن, ایز اے ممبر آف سول سوسائٹی, ایز اے ممبر آف پاکستانی سوسائٹی, کاکڑ صاحب کے انٹرویوز کو, بیانات کو غور سے ملاحظہ کیا ہوگا اور جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ کس ذہنیت کا مالک انسان ہمارے ملک کو اس وقت رول کر رہا ہے.